जी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाज शास्त्र का जो चैप्टर 4 है आपका सामाजिक असमानता और बहिष्कार के स्वरूप, वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, मतलब कि जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जो सामाजिक स्त्रीकरण होता है वो क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का संबंध उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समाज को किन्हीं निर्धारित मापदंडों या आधारों पर उच्च तथा निम्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है? सामाजिक स्त्रीकरण वो होता है जिसके अंतर्गत किसी भी समाज को उसके निर्धारित मापदंडों जैसे कि जाति, धर्म, वर्ग, इस टाइप से जिस पैमाने पर भी उच्च या निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है उसे ही सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। उच्च वर्गीय स्तर को अधिक सुविधाएं या अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा निम्न वर्ग को सुविधाएं एवं अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत यही आता है कि इन्हें उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन्हें अधिक सुविधाएं अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको इन चीज़ों से वंचित रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज के वंचित वर्ग या समूह से क्या आशय है। चलिए देख लेते हैं। प्रायः सभी समाजों में कुछ ऐसे वर्ग या समूह होते हैं जिन्हें सामान्य से काफ़ी कम अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये अधिकार एवं सुविधाएं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक या पारिवारिक हो सकते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को वंचित वर्ग में समूह में कहा जाता है। तो ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग वगैरह आते हैं जैसे कि जिनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, उन्हें ही समाज के वंचित वर्ग कहा जाता है। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलते हैं। अब तो यहाँ पे आरक्षण वगैरह भी मिलता है जिसकी वजह से सभी को समान अधिकार मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता जातियाँ किन्हें कहते हैं, मतलब कि जो अस्पृश्य जातियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कौन कहलाते हैं। तो अस्पृश्य जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिन्हें पारंपरिक रूप से अपवित्र समझा जाता है तथा समाज की अन्य जातियां उन्हें अपने से दूर रखती हैं। तो क्या बताया जा रहा है, जो अस्पृश्य जातियां हैं बेसिकली जिसे कहा जाए कि वो जातियां जिनको अपवित्र समझा जाता है, जिनको नीची कास्ट का समझा जाता है, वो अस्पृश्य जातियां कहलाती हैं। जी.एस. घुरिये के अनुसार मैं अस्पृश्य जातियों की परिभाषा उस समूह के रूप में कर सकता हूँ जिसे कुछ समय के लिए अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा गया है। तो जी.एस. घुरिये ने क्या कहा है कि मैं अस्पृश्यता जातियों की परिभाषा ऐसे समूह के रूप में कर सकता हूँ या उस समूह को बताता हूँ अस्पृश्य जातियाँ जिनको निम्न वर्गों में अनुसूचित जातियों में रखा जाता है। तो ये सारा जो सिस्टम था ये पहले बहुत चलता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। ये सब अब गाँव में ज़्यादा होता है, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है इस समय पर। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता से क्या आशय है। तो चलिए देख लेते हैं। जाति व्यवस्था की मान्यता के अनुसार कुछ जातियाँ उच्च हैं तथा कुछ निम्न हैं। ये आप सभी को पता है। जो जाति होती हैं वो कोई उच्च होती है, कोई निम्न होती है, कोई मध्यम वर्ग की होती है, सारा कुछ होता है। उच्च जातियों के तथाकथित निम्न जातियों पर कुछ अंकुश या पाबंदियाँ लगी रहती हैं। इन पाबंदियों की जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता कहलाता है। तो यही चीज़ होती है, जो उच्च और निम्न जातियाँ होती हैं उनके बीच जो डिफरेंस होता है, या फिर जो निम्न जातियों पर जो अंकुश या पाबंदियाँ लगी रहती हैं, नियम कायदे होते हैं, उसी को जो है इन्हीं पाबंदियों को क्या कहा जाता है, निर्योग्यता कहा जाता है। मुख्य निर्योग्यताएँ सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्न जातियों की मुख्य सामाजिक निर्योग्यताएं बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्न जातियों की मुख्य सामाजिक निर्योग्यताएं हैं, क्या हैं। उच्च जातियों के जल स्रोत, कुओं से जल प्राप्त करना वंचित था। ये सब जो है आपका पास्ट में चलता था। जैसे कि जब पहले, जो बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि जो ऊंची जाति वाले होते थे और जो नीची जाति वाले होते थे उनके लिए पानी के स्रोत भी अलग होते थे। मतलब कि जो उच्च जाति वाले होते थे उनके कुएँ वगैरह तालाब अगर अलग होते थे, उसमें से जो निम्न जाति के लोग थे वो पानी नहीं ले सकते थे, उसे टच भी नहीं कर सकते थे, ऐसा होता था। उच्च जातियों में मेल जोल या संपर्क बनाना का प्रतिबंध था। तो जो पहले लोग थे वो ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। जो नीची कास्ट का लोग होते थे उनके घर नहीं आते थे और वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ऐसा होता था। उच्च जातियों के सम्मुख जाने पर पाबंदी थी और जो निम्न जातीय लोग थे वो उच्च जातीय लोगों के सामने उनसे बात नहीं करते थे, उनके सामने नहीं जाते थे। इस टाइप से जो है चलता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज में परंपरागत रूप से निम्न जातियों पर थोपी गई धार्मिक निर्योग्यताएं बताइए।
तो देख लेते हैं। निम्न जातियों पर थोपी गई मुख्य धार्मिक नियोगिताएं निम्नलिखित हैं। इन जातियों के सदस्यों के लिए मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो पहले जो नीची कास्ट के लोग होते थे, मतलब कि जो निम्न जाति के लोग होते थे, उनको मंदिर वगैरह में जो धार्मिक स्थल होते थे वहाँ पर जाना जो है बिल्कुल ही वर्जित था। वहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते थे। ये लोग धार्मिक संस्कारों को नहीं कर सकते थे। ये लोग मतलब कि कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ पहले होता था। निम्न जातियों के सदस्यों को धर्म ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इन्हें मंदिरों से बने कुएं के निकट जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो मतलब कि जो ओवरऑल समझा जाए तो उन लोगों को धार्मिक चीज़ें करने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब कि जो समाज में मंदिर वगैरह बने होते थे, मंदिर के पास जो प्रसाद वगैरह होता था या जो कुएँ वगैरह होते थे, उनसे बिल्कुल ही इन्हें दूर रखा जाता था। उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो वहाँ जाके पूजा पाठ कर सकें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग से क्या आशय है। तो पिछड़े वर्ग किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। तो समाज में उन समूह को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, छोटे किसान हैं या भूमिहीन श्रमिक हैं। तो पिछड़े वर्ग कौन होते हैं? जो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर होते हैं, जो जैसे कि छोटे छोटे किसान होते हैं या जिनके पास भूमि नहीं होती कृषि करने के लिए, वो लोग रेंट पे भूमि लेकर उस पर कृषि करते हैं। मतलब जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें पिछड़े वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। जो समाज में अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसे क्या कहते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है। जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिनिधित्व होता है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। तो मतलब कि आप एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, जैसे कि एक एरिया है, वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, बेसिकली अपना अपना वो बना के रहते हैं। तो जैसे कि बहुत लोग होते हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्राह्मण की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि 100 में मान लीजिए 55 ब्राह्मण हैं, बाकी के जो है वो मान लीजिए 40 जो है क्षत्रिय हैं, और जो लास्ट में थोड़े बचे वो वैश्य हैं। तो जो वैश्य होंगे एकदम उनकी थोड़ी सी जनसंख्या है, इसलिए वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो ये होता है हमारा अल्पसंख्यक समाज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किन वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग में माना जाता है। तो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण मुख्य आधार धर्म है। इस आधार पर मुख्य रूप से बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख तथा इस्लाम धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक वर्ग में गिना जाता है। तो जो भारत है ये हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी के सभी प्रकार के जो जाति के मतलब धर्म के लोग हैं वो सभी रहते हैं, मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस्लाम सभी धर्म के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे भारत जो है हमारा, यहाँ पे जो सबसे कम लोग पाए जाते हैं वो बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, इस्लाम इस टाइप के जो धर्म के लोग हैं वो कम पाते हैं। तो ये लोग जो है अल्पसंख्यक में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजाति या आदिम जाति से क्या आशय है। तो सामान्यतः सभ्य समाज से भिन्न देश के दूर दराज में वन या पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम पुरातन व्यवस्था में जीवन यापन करने वाले मनुष्य मानवीय समूह को जनजाति या आदिम कहा जाता है। तो क्या होता है, जो लोग जंगल में, पहाड़ों में जो है हमारी ये जो हमारे शहरी या नगरीय क्षेत्र से दूर रहते हैं, और वो जो उनका समूह होता है वो जनजाति या आदिम जाति कहलाते हैं। इन समूहों को अपनी अलग संस्कृति, भाषा, रहन सहन तथा खान पान ढंग होता है। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए या फिर जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर जो आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप सभी का PDF मिल जाएगा ताकि आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूम कृषि से क्या आशय है। झूम कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो झूम कृषि क्या होती है चलिए देख लेते हैं। जनजातियों द्वारा अपनाए जाने वाले कृषि के एक स्वरूप को झूम कृषि कहा जाता है। जो जनजातियाँ होती हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र में या फिर वो जंगलों वगैरह में रहती हैं, तो उनके द्वारा जो कृषि की जाती है उन्हीं में से एक कृषि का जो स्वरूप होता है वो झूम कृषि होती है। इस कृषि के स्वरूप में केवल उत्पादन का स्थान बदलते रहना है, बल्कि बदलते रहता होता है। जब किसी स्थान पर उत्पादन घट जाता है तब उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य भूभाग पर खेती प्रारंभ कर दी जाती है। कृषि के इस स्वरूप को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि स्थानांतरित कृषि और झूम कृषि, कभी इससे भी ऐसे भी झूम कृषि क्या होता है ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी स्थानांतरित कृषि क्या होता है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको दोनों का आंसर यही लिखना है। तो बेसिकली अगर जो आप समझे ओवरऑल, तो फिर जो है इसमें झूम कृषि का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई लोग एक जगह पे खेती कर रहे हैं किसान, और वहाँ की जो उपजाऊ क्षमता है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई या बहुत ही कम हो गई, तो वहाँ की जो कृषि पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से अपना जो कृषि है वो बंद कर देते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाके अपने कृषि का कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इसी को झूम कृषि कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं कि लैंगिक विषमता क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। जब किसी समाज में लिंग भेद के आधार पर समाज के किसी वर्ग को समाज में कम अधिकार, सुविधाएं
तथा सत्ता एवं अवसर प्रदान किए जाते हैं, तब समाज में उत्पन्न होने वाली विषमता को लैंगिक विषमता कहते हैं। लैंगिक विषमता मतलब कि इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में ही ये होता है। तो क्या होता है, जैसे जब लिंग भेद के आधार पर समाज के किसी एक वर्ग को, या स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, तो किसी एक वर्ग को जब कम सुविधाएं या फिर अधिकार प्राप्त होते हैं, पहले जो हमारा भारतीय समाज था, प्राचीन काल की बात करें तो वो पितृत्मक समाज था, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज था। तो वहाँ पर जो स्त्रियों को है बहुत कम अधिकार वगैरह दिए जाते थे। तो लैंगिक असमानता बहुत ही ज़्यादा थी, अभी भी है, लेकिन अब मतलब कि कुछ हद तक कम हो गया है, अब समान अधिकार मिलने लगे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि लैंगिक विषमता किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय समाज में लैंगिक विषमता की क्या स्थिति है। चलिए देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारतीय समाज में लैंगिक विषमता की पूर्व स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जब महिला को समान अवसर, अधिकार एवं सुधार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखते होंगे आप, इस समय जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे जो है नीतियाँ प्रारंभ हुई हैं, बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो महिलाओं का स्तर है वो बहुत ऊँचा हो रहा है और वो भी पुरुष की बराबरी करने लगी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असक्षमता से क्या आशय है, मतलब कि जो असक्षमता है उसे किसे कहते हैं। इसको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी भी कारण से न्यून क्षमताओं से युक्त व्यक्ति अक्षम माना जाता है। जैसे कोई भी कारण है जिसके अंदर थोड़ी क्षमताएं कम होंगी तो वो असमता कहलाएगा, तथा इसकी इस स्थिति को जो है असमता कहा जाता है। तो अक्षमता जन्मजात हो सकती है अथवा गंभीर बीमारी, दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों व किसने की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने और क्यों की थी। चलिए देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी और द्वारकानंद टैगोर द्वारा भी करी गई, मतलब इन दोनों ने मिलकर इसका स्थापना करी थी, लेकिन बेसिकली जो राजा राम मोहन राय का नाम ज़्यादा उल्लेखनीय है ब्रह्म समाज के अंतर्गत। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, 1928 में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है, मतलब कि MCQ में भी पूछा जा सकता है और वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 1928 में करी गई थी और किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था। तो चलिए देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय पहले समाज सुधारक थे। तो जो राजा राम मोहन राय थे वो पहले समाज सुधारक थे हमारे वहाँ, जिन्होंने समाज को सुधारने का विचार किया था और उसके लिए कुछ कार्य किए थे, जिन्होंने सुदृढ़ संकल्प और प्रबल विश्वास के साथ भारत में अंधविश्वासी समाज में नव चेतना का दीप जलाया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह एवं पर्दा प्रथा का जोरदार खंडन किया था। तो जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए अनेकों प्रयास किए थे। इसमें से इन्होंने क्या क्या किया था, सती प्रथा को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। बाल विवाह, सती प्रथा क्या होती है आप लोगों को पता होगा, जैसे कि जब किसी वाइफ का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो जो वाइफ होती थी उसको उसी हस्बैंड के साथ मतलब कि सती होना पड़ता था, मतलब कि वो जिंदा है चाहे या ना चाहे उसे होना पड़ता था। तो ये बहुत ही कुरीति थी, ये बहुत ही बुरी परंपरा थी। तो इसे भी राजा राम मोहन राय ने बंद करने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। बाल विवाह मतलब कि छोटे पर ही विवाह हो जाता था। बहु विवाह, पर्दा प्रथा, इन सब का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध करा था और इनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए थे और इसमें सफल भी हुए थे। विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था कि मतलब कि वो कोई भी विधवाएं होती थी पिछले टाइम में, तो वो लोग जो है विवाह नहीं कर सकती थी, उनको अकेले ही जीवन यापन करना पड़ता था और विधवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा नियम कानून होते थे। तो इन सब को चलते ये सब देखते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से उन्होंने इन सब पर बहुत ही ज़्यादा अपना फोकस डाला था। राजा राम मोहन राय ने जाति पाति के भेदभाव, छुआछूत की भावना को कम करने का भी प्रयास किया था। तो राजा राम मोहन राय ने हमारे समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, उनका हमारे समाज के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान है, इसलिए हम लोग ये इनके हमेशा आभारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपका जो समाजशास्त्र का ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर से अगर जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा, इसका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपको ये समझ में आ जाते हैं तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले आप सारे के सारे कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और इसी टाइप के अगर जो आपको और भी वीडियोस चाहिए और आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिल लेते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।